नमस्कार। द ट्रूथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज द ट्रूथ में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के नेता सांसद राहुल गांधी की, जो 3 दिवसीय यूएस के दौरे पर हैं। इस दरमियान बॉस्टन पहुंचने पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनका एक संवाद कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम के दरमियान राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के कई बातें कही। इंडियन डायस्पोरा के लोगों के साथ भी वो मुखातिब हुए। उस दरमियान राहुल गांधी ने जो भारत में चुनाव होते हैं उसको लेकर के जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद मामला विवादित हो गया है। विपक्षी खेमा बार बार, यानी कि बीजेपी का खेमा बार बार राहुल गांधी को लेकर कह रहा है कि वो जब भी विदेशी जमीन पर जाते हैं तो भारत का अपमान करने का काम करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशंस को हमेशा प्रश्न चिन्ह के दायरे में रखते हैं, जो ठीक नहीं है। खास करके तब जबकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और ठीक इसी वक्त राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं और भारत के इन इंस्टीट्यूशंस के विरुद्ध आवाज बुलंद करते हैं। विदेशी जमीन का इस्तेमाल अक्सर राहुल गांधी भारत विरोधी बातें रखने के लिए करते नजर आते हैं। इस मुद्दे को विस्तार से हम आपको समझाएं, इससे पहले आपको बताते हैं कि दरअसल राहुल गांधी जब बॉस्टन पहुंचे तो यहां पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या कुछ कहा, जिसे लेकर के विवाद खड़ा हो गया। ब्राउन यूनिवर्सिटी में अपने संवाद के दरमियान राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर सवालिया प्रश्न चिन्ह खड़े किए। राहुल गांधी कहते हैं महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए उस दरमियान खास करके चुनाव के रोज वो ये कहते हैं कि शाम 5:30 बजे तक का जो परसेंटाइल होता है वोटिंग का, वो इलेक्शन कमीशन जारी करता है और उसके बाद 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक जो लोग कतार में खड़े हो गए थे उसके मुताबिक 65 लाख लोगों ने वोट कास्ट किया। ठीक उस वक्त वोट कास्ट किया जिस समय नॉर्मली चुनाव खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र के केस में इसी 5:30 से लेकर 7:30 बजे, जो कि परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है, लेकिन जो लोग कतार में खड़े हो जाते हैं उनके वोट जरूर पड़ने चाहिए, इसे इंश्योर किया जाता है। तो 65 लाख लोग 5:30 से 7:30 बजे के बीच में वोट कास्ट करते हैं, जो प्रैक्टिकल नहीं है। और अगर ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति वोट कास्ट करने में 3 मिनट का वक्त लेता है तो इस हिसाब से वोटिंग रात के 2 बजे तक जारी रहनी चाहिए थी। राहुल गांधी इसी को लेकर के तमाम बातें कह रहे थे, जिसे लेकर के अब बीजेपी का खेमा राहुल गांधी पर हमलावर है और ये कह रहा है कि राहुल गांधी हमेशा विदेशी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी बातें करने के लिए कहते हैं और इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशन को एलिगेशन लगा करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने और भी कुछ इस संवाद के दरमियान कहा था। राहुल गांधी ने अपने संवाद में कहा कि महाराष्ट्र में इस बार जो वोटिंग हुई उसमें जो कुल एडल्ट पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वोट पड़े, जो प्रैक्टिकल नहीं है, बिना किसी मिली भगत के आंकड़ों की हेर फेर किए बगैर। राहुल गांधी ने जो कहा उसकी एक झलक आपको सुनाते हैं। हालांकि ये कुछ नया नहीं था, राहुल गांधी इससे पहले भी भारत में भी इस संदर्भ में बातें रख चुके हैं। दिल्ली चुनाव से आने पहले राहुल गांधी ने कुछ यही तथ्य साझा किए थे, जिसको एक बार फिर बॉस्टन में उन्होंने दोहराने का काम किया। सुन लीजिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा अपने संवाद के दरमियान। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, evening, you have videography taking place, as if we asked. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It is very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it, we've said it publicly, I've said it multiple times, I've said it in प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अदर लीडर्स। अब राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, जाहिर है वो मुद्दा तूल पकड़ना ही था। बीजेपी के खेमे से लगातार इसके बाद एक के बाद एक राहुल गांधी पर अटैक शुरू हुए। संबित पात्रा आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस दरमियान राहुल गांधी क्यों भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इस संदर्भ में तो उन्हें आड़े हाथों लेते ही हैं। मुद्दा नेशनल हेराल्ड का उठा दिया गया, मुद्दा प्रियंका गांधी वाड्रा का जो वायनाड का चुनाव था उसका भी उठा कि जब
चुनाव के नतीजे इनके फेवर में आते हैं तब इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, लेकिन बाकी समय इन्हें इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना बहुत आसान लगता है और इसी चीज के लिए ये लोग जाने जाते हैं। जरा सुन लीजिए संबित पात्रा इस मुद्दे पर राहुल गांधी को लेकर किस तरीके से हमलावर नजर आए। राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक तरह से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलाइज को जीतना नहीं था और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ समझौता किया। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था, क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? प्रियंका वाड्रा उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसी समय उसी कालखंड में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस बाई इलेक्शन में वो जीत के सदन में आई पैलेस्टाइन का बैग टांग करके। आप बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया तभी उसकी जीत हुई, या वो अपने मेहनत पर जीत कर आई? आप ये बताइए कि 240 सीट जब भारतीय जनता पार्टी को विगत लोकसभा 2024 के लोकसभा में जब हमें 240 सीट और आपको 99 सीट मिली, तो आपने पूरे देश में और सदन में भी डिंडोरा पीटा कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार है और ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन? आपने ये जो जश्न मनाया था, क्या हम कॉम्प्रोमाइज थे? और ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में लोकसभा में हमें 9 सीटें मिली और आपके गठबंधन को हमसे अधिक मिली थी। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन बाय यू? केवल इतना ही नहीं, आपने सामने बैठा करके सदन में अयोध्या सीट हम हार गए, इस प्रकार से आपने पूरा सेलिब्रेशन किया। क्या इसके पीछे आपका किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज था इलेक्शन कमीशन के साथ? किस प्रकार से यह संभव हुआ? क्योंकि भारत में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, भारत में आज सजीव लोकतंत्र है, इसी कारण यह संभव हुआ। विदेश की भूमि में जाकर भारत पर इस प्रकार हमले करने वाला राहुल गांधी याद रखे कि वो 50,000 की बेल पर बाहर है, वो गुनहगार है, वो भ्रष्ट है, उसने चोरी की है, डकैती की है। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। हम नेशनल हेराल्ड में एडवर्टाइजमेंट देंगे और उस एवज में 38 करोड़ रुपया जो है ये मां बेटे ने ले लिया। 38 करोड़ रुपए मां बेटे ने लिया है बोगस एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्या एडवर्टाइजमेंट? ना हम नेशनल हेराल्ड में एडवर्टाइजमेंट देंगे। जब लिस्ट देखा ईडी ने तो किसका एडवर्टाइजमेंट है? कोई गुड्डू सिंह है, कांग्रेस पार्टी का कोई छोटा सा नेता है, और उसने बोला है मेरे बेटे के जन्मदिन की बधाई मैं दूंगा उस पेपर में, और किसी ने बोला है मैं सोनिया जी के जन्मदिन की बधाई दूंगा, उसके लिए मैं 50 लाख रुपए देता हूं। अरे जब पेपर ही छप नहीं रहा है तो एडवर्टाइजमेंट कहां दोगे? तो ये जो बोगस एडवर्टाइजमेंट है उसके नाम पर 38 करोड़ रुपया लिया है। ठीक उसी प्रकार बोगस डोनेशन कि हम नेशनल हेराल्ड के लिए डोनेशन देना चाहते हैं और कई लोगों ने डोनेशन दिया। एक बहुत बड़ी लिस्ट बना करके 18 करोड़ रुपए डोनेशन का जनरेट किया, मगर जब डोनर लिस्ट देखा गया तो लिस्ट ही नहीं है। किसने दिया भैया ये डोनेशन? जब अखबार ही नहीं छप रहा है तो काहे का डोनेशन?
तो 18 करोड़ रुपए बोगस डोनेशन आपने लिया है और बोगस एडवांस रेंट। बिल्डिंग है नेशनल हेराल्ड की, बहादुर शाह जफर मार्ग पे सबसे बड़ी बिल्डिंग है। हम रेंट लेंगे इस बिल्डिंग में, कल से हम यहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू करेंगे, यह करके लगभग अनेकों कंपनियों ने 38 करोड़ रुपए डोनेट कर, मतलब एडवांस रेंट दे दिया कि हम अगले महीने से वहां अपना कॉमर्शियल गतिविधि आरंभ करेंगे। मगर किसी प्रकार का कॉमर्शियल गतिविधि वहां नहीं है। जब चेकिंग किया गया तो ये जो 18 करोड़ रुपए का बोगस डोनेशन है, ये जो एडवांस रेंट है 38 करोड़ रुपए का, और जो 29 करोड़ का बोगस एडवर्टाइजमेंट है, ये सारे पैसे कहां गए? कुल मिलाकर के ईडी कहती है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम्स जो है ये 988 करोड़ का है। ये 988 करोड़ का बोगस डोनेशन आखिरकार मां बेटे के जेब में गया है। तो मां बेटे को लगता है कि वो बच जाएंगे, तो गलत है। दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्सक्यूज्ड एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी सेव्ड। द लॉ इज गोइंग टू टेक ओवर एंड कैच देम। बीजेपी के खेमे के और भी कई चेहरे हैं जिन्होंने राहुल गांधी द्वारा बोस्टन में दिए गए इस स्टेटमेंट की भर्त्सना की है और कड़ी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र पर सवालिया निशान उठाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय इस प्रकार से उनका काम चल रहा है। बार बार चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर जो परिणाम हुआ है उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। कोई भी देशभक्त इस प्रकार से अपने देश को विदेश में जाके बदनाम नहीं करता। राहुल गांधी जिस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं उनके चरित्र पर एक सवालिया निशान इसके कारण खड़ा हुआ है। ऐसी चीजें करने की जगह वो जनता में जाए, जनता का विश्वास वापस हासिल करे तो वो चुनाव जीत सकेंगे। दुनिया भर में कितनी भी बदनामी करके वो चुनाव नहीं जीत सकते, इससे उनका ही कद छोटा होता जाएगा। दुनिया भर में भारत को बदनाम करने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके युवराज करते हैं। जिस पार्टी ने 60 साल देश में राज किया हो, वो जब चुनाव हारना शुरू करे तो उस पर चिंतन नहीं करती, विचार विमर्श नहीं करती, उस पे क्या बदलाव चाहिए, जनता ने उनको क्यों नकारा, उस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कांग्रेस में एक परिवार तक सीमित होकर रह गई और उस परिवार के सदस्य भारत को बदनाम और भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम दुनिया भर में जाकर करते हैं। कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी भारत की लोकतंत्र प्रणाली पर ठीकरा फोड़ते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके परिवार की 3 पीढ़ियां प्रधानमंत्री रही और चौथी पीढ़ी ने रिमोट कंट्रोल से सरकार को चलाया। दोस्तों, हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी विदेश गए हों और इस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूशंस को लेकर के, खास करके जिनका ताल्लुक या तो जांच से होता है या किसी प्रोसीजर को कंडक्ट कराने से होता है, उसे लेकर के उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ईवीएम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये वो इंस्टीट्यूशंस है जिसे लेकर के पहले भी बीजेपी की सरकार पर राहुल गांधी हमलावर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव से तो ऐन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें महाराष्ट्र में चुनावों के दरमियान जो अनियमितताएं राहुल गांधी अभी बता रहे हैं उसी का जिक्र किया था। लेकिन फिर उसके बाद मामला शांत हो गया, कहीं से भी किसी ने कोई ऑफिशियल शिकायत नहीं की, कोई आंकड़ा साझा नहीं किया गया और उसके बाद ऐसा लगा कि बस कांग्रेस पार्टी का प्रयास था कि इस पूरे मामले को जनता के बीच रखा जाए और उसके बाद सब कुछ शांत। अचानक से बोस्टन पहुंचते हैं तो फिर इन मुद्दों को दोबारा हवा देते नजर आते हैं। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी का क्या विदेश की जमीन पर जाकर के वाकई इन मुद्दों को उठाना हमारे देश के लिए हितकारी है या वाकई इससे नुकसान होता है? और राहुल गांधी को क्यों विदेशी जमीन का ही इस्तेमाल करने का, इसको दोबारा से ले रहे हैं।
आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी विदेशी जमीन पर जब जब जाते हैं आखिर क्यों देश विरोधी ताकतों का जिक्र करते हैं और क्यों देश की किरकिरी करने की कोशिश करते हैं? आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूशंस क्या वाकई कॉम्प्रोमाइज किए जा सकते हैं, जैसे कि आरोप राहुल गांधी लगाते भी रहे हैं और एक बार फिर बोस्टन में जाने के बाद लगाते नजर आए? और बीजेपी का खेमा नेशनल हेराल्ड सरीखे तमाम मुद्दों को उठाकर राहुल गांधी को, उनकी माता को जो घेरने की कोशिश कर रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर हैं, उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए। इस तरीके की जो तमाम बातें कही जा रही हैं, इस विषय को आप किस तरीके से देखते हैं? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।